बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक अमूमन हम इस महफिल को सजाते थे, लेकिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप देखते हैं कि रोज़ाना रात के इस पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के हवाले से। और जिस तरह आपने प्राइम की इब्तिदा में देखा कि आज ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को खेल के हर शोबे में मुकम्मल तौर पर आउट क्लास किया और 309 रन के एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए 399 रन स्कोर किए, जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा किसी भी टीम का स्कोर है। और अपने उस रिकॉर्ड को उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की, जो 417 रन उन्होंने जो बनाए थे, बल्कि सेकंड बेस्ट स्कोर हो गया वर्ल्ड कप का आज, क्योंकि 417 रन इससे पहले जो है वो बना चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ इसी अवाइल में, इसी साल के अवाइल में। तो ये एक बड़ा स्कोर था जो स्कोर किया। इसके साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल ने महज 40 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की और अपना ही उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था, जो 51 गेंदों पे सेंचुरी बनाई थी, उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। और यही नहीं, डेविड वार्नर भी आज सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए और इस तरह उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया, जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर थे। और अब रोहित शर्मा की 7 सेंचुरी के बाद 6 सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर को उन्होंने ज्वाइन किया, कि जो वर्ल्ड कप में 6 सेंचुरी के साथ दूसरे नंबर में और रोहित शर्मा पहले नंबर में, जिन्होंने मजमूई तौर पर अब तक 7 सेंचुरियां बनाई हैं। इसके साथ साथ वो ग्राउंड के जहां पर आज ये मैच खेला गया, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, ये मैनचेस्टर के बाद दूसरा ग्राउंड बन गया कि जहां वर्ल्ड कप में अब तक 6 सेंचुरियां स्कोर की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ टिम लिडे कि जिन्होंने आज 115 रन दिए, मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए। इससे पहले एडम जैम्पा और एक और बॉलर भी हैं, वो भी 113 रन दे चुके हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड थे कि जो आज इस मैच में स्कोर हुए। आज हम डिस्कस भी करेंगे इस मैच को कि जिस अंदाज से खेली है टीम ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट नीदरलैंड, और साथ साथ बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान के कैंप से भी काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट से जुड़ी 2 ऐसी शख्सियात कि जो इनको आप गाय बगाए इस शो में देखते रहते हैं। पहले जो शख्सियत मौजूद हैं FM 101 की मकबूल स्पोर्ट्स आरजे हैं और इस ट्रांसमिशन में जो है आप उनकी तब से तक सुन भी रहे और पसंद भी फरमा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मकबूलियत की मनाजिल भी तय कर रही हैं। एन उज़ैर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी आज कुछ बेहतर हूँ, आज बेहतर है। फाइनली वो जो शौक था उससे अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। हाँ चले ठीक है, थोड़ा सा वो कहते हैं ना वक्त बड़ा मरहम है, तो एन उज़ैर ने वही बात कर दी कि जो शौक से उससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं। दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं और साथ साथ पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें इनके बड़े गहरे असरात हैं। सिंध की टीम के साथ बतौर मैनेजर भी वाबस्ता रहे और अब भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। और जो टैलेंटेड नौजवान है पाकिस्तान क्रिकेट के, उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बड़े अच्छे मामलों पर जो है ये रोज़गार फराम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। स्टेट बैंक की टीम भी, चूँकि अब डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर दोबारा से इसका असर नौ आगाज़ हो रहा है, तो डिपार्टमेंटल टीम्स बनना शुरू हो चुकी हैं और बड़ी अरकरेजी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, जाफिशानी के साथ, और सबसे बड़ी बात यह कि पूरी ईमानदारी के साथ डिपार्टमेंटल टीम भी अपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे? वालेकुम सलाम अली भाई, आपके खूबसूरत लफ्ज़ों का बहुत शुक्रिया। नहीं सर, आप डिजर्व भी करते हैं इस तरह, आप हम तो ग्रास रूट के एंकर हैं, इस तरह आप ग्रास रूट क्रिकेट पे काम कर रहे हैं। मैच में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालेंगे ज़रा मैच समरी पर, उसके बाद अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। आपके सामने मैच समरी है कि जनाब जो समरी ही साबित हुई नीदरलैंड के लिए 399 8 विकेटों के नुकसान पे, मैक्सवेल 106, वार्नर 104, स्टीवन स्मिथ 71 और जिस तरह मैंने पहले कहा कि 115 रन के बस 2 विकेटें टीम लिडे ने हासिल की। बीक ने 4 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे वो। जवाब में जो 21 ओवर्स में ही जो है वो सिर्फ 90 रन बनाकर आउट हो गई टीम नीदरलैंड। जंपा ने 8 विकेटें हासिल की और तीसरा मुसलसल जो है उन्होंने 4 विकेटों का हॉल जो है वो हासिल किया। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, 309 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। और जब एडम जंपा की बात हो रही है तो वर्ल्ड कप के वो तीसरे बॉलर बन गए कि जिन्होंने मुसलसल 3 मैचेस में 4 विकेटों का हॉल जो है वो हासिल किया। उससे पहले शाहिद खान आफरीदी और मोहम्मद शामी जो है वो ये कारनामा अंजाम दे चुके। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इस मैच में हुई हैं। एंड ये बताया कि जो मैच टॉस जीत के पहले जो फैसला किया बैटिंग करने का, पैट कमिंस ने फैसला दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आया। फुल ऑफ रन ये पिच थी, उसका बड़ा भरपूर फायदा उठाया और अपने रन रेट को काफ़ी बेहतर किया ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए जो बड़ी टीम्स होती हैं ना, वो जो फैसला कर लेती हैं उसको बेहतर बनाती हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी टीम है और उसने ये साबित किया वो जिस तरह से बाउंस बैक किया है ऑस्ट्रेलिया ने। बैटिंग विकेट थी, सबको हमें पता है कि दिल्ली का वही सड़क जो पिंडी की है वो जैसे, और लेकिन जब उन्होंने बैटिंग की सो वो बिल्कुल बैटिंग विकेट थी। सबसे बड़ा उन्होंने वो साउथ अफ्रीका का भी जो रिकॉर्ड बनाया था वो जनाब तोड़ दिया उनके मैक्सवेल ने। अच्छा हम तो बात बनाई थी जी
मैकम ने 45 जो बनाई balls थी, पे, I जी think. जी। हाँ। सो हम तो बात कर रहे थे भाई, क्विंटन डी कॉक की बात कर रहे थे और क्लासन की बात कर रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उन्होंने कहा भाई हम भी हैं अभी, और कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले हैं। जितनी सेंचुरीज बनी हैं आप सब चेक करें कि चाहे स्मिथ हैं, चाहे वार्नर हैं, चाहे ये मैक्सवेल ने तो खैर 240 का स्ट्राइक रेट से खेल दिया, लेकिन जो बाकी के खिलाड़ी हैं उनकी भी किसी की 111 का है स्ट्राइक रेट है, किसी का 131 का स्ट्राइक रेट है। और जब उन्होंने इस पे बॉलिंग की है तो आप देखें ये बैटिंग पिच थी, लेकिन बॉलिंग कैसे किया उन्होंने? बॉलिंग उन्होंने ऐसे की है कि जो सामने वाली टीम थी उसको उन्होंने खेलने नहीं दिया, 99 के अंदर टीम को आउट कर दिया। सो ये बड़ी ऑस्ट्रेलिया ने जितने वो जो 2 मैच हारे थे उनकी कसर निकाल दी, और पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 367 बनाया था, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग है हमारी। नेदरलैंड और पाकिस्तान की रैंकिंग में कितना फर्क है, क्रिकेट कितना कम खेलते हैं वो, लेकिन उनकी बॉलिंग के खिलाफ 399 बनाए हैं, कुछ रन्स का फर्क है। तो कितना ये पाकिस्तान के लिए सोचने का मुकाम है, काफी बिल्कुल। जिस तरह भी एंड बात भी करेंगे, और आप देख रहे हैं इस तरह मैक्सवेल ने जो रिवर्स स्विच, मिड विकेट, स्लॉट स्वीप, हर तरीके के स्ट्रोक से खेले और 360 उन्होंने इस मैच में बैटिंग की। और फास्ट बॉलर के सामने इस तरह की बैटिंग करना हरगिज़ आसान नहीं है। मिड विकेट पे भी उनके शॉट्स नजर आए, साथ साथ स्क्वायर कट भी खेलते हुए नजर आए, लॉन्ग ऑफ पे भी स्ट्रोक से खेलते नजर आए। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। और वो जो दिल्ली के मसाले मशहूर हैं, आज बड़ी मसालेदार इनिंग खेल के गए ग्लेन मैक्सवेल। आपको लगता है कि दिल्ली के जितने मसाले मशहूर है, तीखे खाने मशहूर है, इसी तरह की बैटिंग आज मैक्सवेल करके गए? इवन वार्नर की सेंचुरी को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। देखें, उन्होंने आज शो किया बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने ये शो किया कि वो बड़ी टीम है, और ये बड़े खतरे की घंटी है आगे बाकी टीमों के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है अलार्म दे दी है कि अब वो पीछे नहीं रहेंगे और वो आगे आएंगे। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जब कमबैक करता है तो फिर वो किसी को भी जो है ना आगे नहीं आने देता। तो मैं समझता हूँ बाकी टीमों के लिए भी बड़ी खतरे की घंटी, और आज बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे उनकी बैटिंग हो चाहे उनकी बॉलिंग हो। इन्होंने सबूत दिया है कि वो बड़ी टीम है। नीदरलैंड हो गए, चाहे अफगानिस्तान हो गए, जो भी हो, ये सारी टीमें जो है नो डाउट वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके आ रही हैं और ये अच्छी टीम है, मगर उनके साथ जो है वन साइड मैच हो जाना और इस तरीके से खेलना कि जो है वो नीदरलैंड की अच्छी परफॉर्मेंस थी, नो डाउट पहले अच्छी रही है, और उससे भी लोगों को खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सरप्राइज हो जाए मजीद। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो सस्पेंस खत्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब मोहसिन भाई बैठे थे, उस दिन बैठी थी, जब पाकिस्तान से मैच हुआ तो मैंने उनको यही कहा था कि सोए हुए शेर को जगा दिया है। अब जो अगले आने वाले मैचेस होंगे उसमें जिसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा वो सब इसी तरह से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होगी। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना रिदम हासिल कर दिया है? अली भाई बिल्कुल, आपने 100% बिल्कुल सच बात कही है आपने। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो जिस तरीके से कमबैक किया है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है पीछे मुड़ के देखने वाली टीम नहीं है। और मैं समझता हूँ अब जो भी ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मैच हैं बाकी सब टीमों के लिए ऑस्ट्रेलिया खतरनाक साबित होगी। ठीक है, क्योंकि जो इंपैक्ट डाला था टीम इंडिया ने 200 रन पर आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान ने उस इंपैक्ट को भी खत्म कर दिया और पाकिस्तान ने अगले जो मैचेस हैं उसमें मसाइल पैदा कर दिए। वार्नर फॉर्म में वापस आ गए, मैक्सवेल का बल्ला नहीं चल रहा था, मैक्सवेल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जंपा ऑफ कलर नजर आ रहे थे, जंपा को पाकिस्तान फॉर्म में लेकर आए। तो आपको लग रहा है कि अब जो है तमाम अगले आने वाले मैचेस टीमों के लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे? अच्छा, पाकिस्तान की तो ये बड़ी खुसूसियत है, उस दिन आप खुद भी हिस्ट्री बता रहे थे कि किन किन खिलाड़ियों को हम फॉर्म में लेके आए हैं, और खासतौर पर जो डेब्यू करने वाले होते हैं उनको हम हीरो बना देते हैं एक ही मैच में। और अगर ये आपने जंपा की बात की, कितना वो स्ट्रगल कर रहे थे, पाकिस्तानी ये सोच के खुश हो रहे थे कि चलो भाई शादाब नहीं खेल पा रहा तो जंपा ने भी तो 113 रन खाए थे और उनसे नहीं खेला जा रहा। अब जंपा की आप देखें क्या परफॉर्मेंस है। सो ये होती है जब बड़ी टीम खेलती है तो इस तरह से वो परफॉर्म करती है, वो बाउंस बैक करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करनी तो आप सीखोगे कैसे? कैप्टन आपके कह रहे हैं भाई पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बुरी हार हुई है और वो कह रहे हैं फील्डिंग अच्छी नहीं थी, बॉलिंग अच्छी नहीं थी, यानी बैटिंग आपकी ठीक थी। आपका रन रेट चेक करें, आप 111 के 104 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को मुझे अफसोस क्यों हो रहा है, उन्होंने बाबर ने अपने जैसा ही बना दिया है, वो भी उसी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बैट दे दिया गुरबाज की अगली इनिंग में देखना चाहता हूं कि अगली इनिंग गुरबाज की कैसे बाबर ने उनको बैट दे दिया जी, हीरो बना दिया उन्हें। यानी अखवानियों के लिए तो बाबर आजम जो है और जो हमारी टीम है वो तो जितना शुक्र अदा करें कम है कि किस तरह से उनकी इतनी जो देरीना ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई और अब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अखवानी के, सुन के हैरत हो रही है। ऑलराइट, और जिस तरह ये बातें कर रहे हैं टीम ऑस्ट्रेलिया की कि टीम ऑस्ट्रेलिया इस वक्त आने वाली दीगर तमाम टीमों के लिए कि जो वो अब खतरे की घंटी बनकर आ चुकी है और अब देखना ही होगा कि जब दीगर टीमों से मुकाबला होगा तो टीम ऑस्ट्रेलिया किस अंदाज से सामने आती है। और नीदरलैंड जिससे बड़ी उम्मीदें थी कि शायद इस मैच
में भी वो अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी, आज के मैच में बिल्कुल भी वो ऑफ कलर नजर आए। इसी मैच को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा मजीद और डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से, और साथ साथ कल श्रीलंका का भी मैच है इंग्लैंड के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये डू एंड डाई मैच है, मेक और ब्रेक मैच साबित हो सकता है, और इस मैच का जो नतीजा है वो पाकिस्तान की फाइनल 4 की रसाई तक पे भी असर डाल सकता है। इस मैच को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अब जो है जो कल मैच है खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा इन दोनों टीमों के लिए, और साथ साथ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पॉइंट टेबल पे एक निगाह डालेंगे ताकि पिक्चर जो है वो क्लियर हो सके कि पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर पॉइंट टेबल है कि जहां पर इस वक्त इंडिया की टीम टॉप पे मौजूद है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड अब नंबर 3 पर, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पोजीशन काफी बेहतर कर ली, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पे आकर उनका रन रेट काफी बेहतर हो गया है 6 पॉइंट के साथ। ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे, इसके बाद फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीम है। और श्रीलंका और इंग्लैंड आप देख सकते हैं कि ये जो है ये टीमें स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं 2-2 पॉइंट के साथ 4-4 मैचेस के बाद। अब इस मैच में जो है जो भी टीम हारेगी यकीनी तौर पर उसके लिए वापसी का सफर जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और इस पॉइंट टेबल पे उसको टॉप 4 में आना मुश्किल हो जाएगा। जहर भाई पॉइंट टेबल आपके सामने, इस पॉइंट टेबल को देखते हुए श्रीलंका और इंग्लैंड की ये टीमें जो है 10 टीमों में से 7वें और 8वें नंबर की ये 2 टीमें, कल इन दोनों के दरमियान मैच है, कितना इंपॉर्टेंट होगा इन दोनों टीमों के लिए और साथ साथ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी 4 पॉइंट के साथ जो है वो 5वें नंबर पे है। नो डाउट इंग्लैंड और श्रीलंका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, और कल ये अब चौथे नंबर पे आते हैं या 5वें नंबर पे आते हैं तो देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अभी ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट नहीं है, पाकिस्तान के काफ़ी चांसेस हैं। 4 में से अगर 3 मैच जीतते हैं तो मेरा ख्याल है टॉप 4 के लिए हम क्वालिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। मगर है कि पाकिस्तान रन रेट भी तो सर एक मैटर करेगा, अभी फिलहाल तो बेहतर है रन रेट पाकिस्तान का। देखें ना इस वक्त जो है पाकिस्तान, लेकिन सर इनका भरोसा भी तो नहीं है ना, 150 पे आउट हो जाए तो फिर क्या। देखें पहली बात तो ये है कि हमें अपना विजन बड़ा रखना होगा। कप्तान हमारे जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो 260 और 270 की बात करते हैं या 280 की बात करते हैं। देखें जिस पिच के ऊपर 300 प्लस स्कोर हो रहा हो, अगर हम पहले से सोच लें कि हम 270 रन करेंगे, क्या अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ भी क्या हम ये सोचेंगे कि हम 260-70 करें, 80 करें? इफ्तिखार ने क्या कहा? इफ्तिखार ने कहा 300 प्लस की विकेट थी और जो है हमने स्कोर कम किया है। बाबर आजम कहते हैं कि हमने जो है ना बॉलिंग हमारी सही नहीं थी और फील्डिंग हमारी सही नहीं थी। अपनी गलतियां देखें, अपनी कोताहियां देखें, आपने कितनी बॉलिंग खेली है 10 ओवर से लेकर 40 ओवर्स तक जो है। और ये भी हमने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि अब्दुल्ला शफीक को भी स्लो कर दिया बाबर ने आके, बिल्कुल सही। पहले अच्छा। देखें अब ये हम बाबर पे इल्जाम लगा तो रहे हैं, मगर क्या पता कि अंदर मैनेजमेंट की क्या इंस्ट्रक्शन है, ये भी देखना होगा। मिक्की अर्थर जो है वो बैठ के क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप जो है डॉट खेलें और उसके बाद फिर हम आखिर में जाके खेलें। अब ये नहीं पता है किसी को कि क्या ये बाबर की इंस्ट्रक्शन है या मिक्की अर्थर की इंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं पता लग रहा, क्लियर नहीं हो रही बात। मगर बहरहाल बात यह है कि प्लेयर सारे के सारे इस वक्त जो बड़े खौफजदा हैं, वो अपने इन चक्रों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम 30-40 करें और अपना अगला मैच पक्का करें। पाकिस्तान के लिए नहीं खेलने का सोच रहे। यही रीज़न आपको सामने नजर आ रहा है कि प्लेयर्स देखें, आप अफगानिस्तान को देखें किस तरीके से उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर देखें जोश और जज्बा था। हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी गिरी हुई है। इतनी बड़ी टीम जो कुछ अरसे पहले हम नंबर 1 थे वनडे के, और जो है वनडे सीरीज के अंदर हर जगह हम मार रहे थे। आज भी बाबर आजम नंबर 1 है। आज भी देखें बाबर आजम नंबर 1 जरूर है। रैंकिंग में आज भी नंबर 1 है बाबर आजम जी। बाबर आजम नंबर 1 मेहमान है वो रैंकिंग। देखें बाबर आजम नंबर 1 जरूर है। हमें पाकिस्तान को नंबर 1 बनाना है, ठीक है। अगर पाकिस्तान नंबर 1 हो और बाबर नंबर 1 हो तो बाबर हमारे लिए हीरो है। मगर है कि बाबर अगर नंबर 1 हो और पाकिस्तान हमारा नीचे चला जाए तो हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि बाबर वो इनिंग खेले जो फिनिशर बने, मतलब वहां जाए ऊपर और जितवा कर टीम को लेके आए, अपने लिए जाए 70-80 रन करे, 100 रन करे, और पाकिस्तान की टीम अगर हार जाती है तो उससे हमें कोई खुशी नहीं है। आपको क्या लगता है कल के मैच की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से? हम आज भी कुछ लोग पंपकिन बन के बैठे हुए थे नेदरलैंड की शर्ट्स पहन के कि शायद कोई नेदरलैंड अपसेट कर दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट दैट इजी टीम कि वो आपको ऐसे ही
करने देगी, उन्होंने तो उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। अब हम जो है वो दूसरों के कंधे पे सफर करने वाले लोग हैं हमेशा से, चाहे 92 है, चाहे 2017 है, या पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हमेशा ही होता है। सो अब हम इंग्लैंड से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि श्रीलंका उन्हें हरा दे। अच्छा, बाज लोग बड़ा खुश भी हो रहे हैं, वो जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा तो वो कहते हैं इंग्लैंड को भी तो देखो, उनका मीडिया तो उन्हें कुछ नहीं कह रहा, वो तो बटलर को कुछ नहीं कह रहे। तो उन लोगों के लिए ये अर्ज है जनाब कि बटलर ने T20 वर्ल्ड कप उनको जिताया हुआ है। अभी वो 2019 का जो ODI वर्ल्ड कप है और T20 के चैंपियन है, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के गए हुए हैं। मेन गेम क्रिकेट नहीं है ना जी, और खुश होने का और भी मौका है, हमारे पास खुश होने का सिर्फ एक ही मौका है, वो है क्रिकेट। हाँ, हॉकी को तो वैसे ही हमने खाक कर दिया है। सो इंग्लैंड, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से श्रीलंका को जीतने देगी। और इंग्लैंड को बस तो मुझे ऐसे हो लग रहा है उनका कॉम्बिनेशन सही से बन नहीं पा रहा। मोइन अली को पता नहीं क्यों बाहर बिठाया हुआ उन्होंने, उनको होना चाहिए टीम। ऑलराइट, मोइन अली जो है वो ऐसा लगता है पाकिस्तान के अबरार हो गए, कि अबरार को भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, जो बेंच पे ही बैठे बैठे और ट्रैवलिंग रिजर्व में ही है, और मोइन अली को भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका क्या सूरत हाल रही है अब तक, जो दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, इस पे एक निगाह डालते हैं कि अब तक इन दोनों के दरमियान मामला क्या रहे। अब तक दोनों टीमें जो है माजी में 78 मैचेस में मद्दे मुकाबिल रही। 38 में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की, 36 में श्रीलंका जीती। 3 मैचेस के नताइज नहीं आए। इंडिया में 2 मैचेस खेलेगा, दोनों के दोनों इंग्लैंड के नाम रहे। 2021 में जो है वो 3 में से 2 मैचेस इंग्लैंड जीता, तो इंग्लैंड का पलड़ा जो है वो भारी है। और वर्ल्ड कप में जो है वो 11 में से 6 मैचेस इंग्लैंड की टीम जीती, 5 में श्रीलंका जीती है। तो ज़हीर भाई, अब तक अगर इस ग्राफ को, इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड का पलड़ा हमें भारी नजर आता है, लेकिन जिस तरह से स्पिनर्स को पिचेस सपोर्ट कर रही हैं और जिस अंदाज की क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड की टीम, आपको लगता है श्रीलंका कल अपसेट कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा कि श्रीलंका कल हरा सकती है, राइट ऑफ नहीं कर सकते? देखिए, स्पिन बॉलिंग के अंदर नो डाउट श्रीलंका बहुत अच्छी है, मगर आप जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो इंग्लैंड को टॉप 4 में ही कहा जा रहा था। इसीलिए कहा जा रहा था कि नो डाउट वो टीम तो बहुत अच्छी है। अब बैड लगेगा, एक मैच जो है उन्होंने कुछ ऐसा लूज कर दिया जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो डाउन हुई है, मगर मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड जो है कमबैक कर लेगा। श्रीलंका की टीम फिर भी जो देखा, इंग्लैंड को मार्जिन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है क्योंकि श्रीलंका अभी काफ़ी वीक है। श्रीलंका ठीक है फाइनल एशिया कप के खेल गया हो, मगर एक श्रीलंका की अभी बॉलिंग बैटिंग वैसी नहीं जो इंग्लैंड की, और इंग्लैंड एक अच्छी टीम है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है और ऑस्ट्रेलिया ने जो खतरे की घंटी बजाई है, इंग्लैंड भी कर सकती है। ठीक है, आपको क्या लगता है कल कौन सी टीम फेवरेट है आपके लिए? जी, इंग्लैंड बिल्कुल और जीतना चाहिए क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं। श्रीलंका की बात करें तो यंगस्टर्स है काफ़ी, तो उनके खिलाड़ी अनफिट ही हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कल इंग्लैंड की, अच्छा मेरी गट फीलिंग है, मुझे लगता है कि श्रीलंका शायद कल जीत जाएगी। एक और अपसेट, हाँ, अब इसको अपसेट के हैं ये कह के, क्योंकि जिस अंदाज से क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, श्रीलंकन स्पिनर्स मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे जनाब अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, अपनी ग्रासरूट क्रिकेट के हवाले से, और एक ऐसी क्रिकेट के हवाले से कि जहां से सिंध के क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिंध प्रीमियर लीग की। कि सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर एक ऐसी टीम है कि जिसने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया कि उनके स्क्वाड के अंदर यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूँ तो वहाँ पर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को बतौर प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। कोच की बात करता हूँ तो बिस्बा जैसा जो सीजन प्लेयर है उनको हेड कोच रखा गया, और कप्तान है जनाब पाकिस्तान की डोमेस्टिक यानी सियालकोट स्टैलियंस के चैंपियन कप्तान सुईगेस की क़यादत की है, PIA की क़यादत की है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है बतौर कैप्टन। तो बड़े जहांदीदा ज़ीर कप्तान शोएब मलिक को बतौर कप्तान रखा गया है। और अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ तो आजम खान जैसा ब्लास्टर इस स्क्वाड में शामिल है। साथ साथ UAE और पाकिस्तान के जो मुल्तान सुल्तान है उसके उस्मान खान जैसा प्लेयर इसमें शामिल है, हसन नवाज जैसा यंगस्टर इसमें शामिल है। तो बहुत ज़बरदस्त एक बैलेंस स्क्वाड है कि जिसको यहाँ पे रखा गया है। और साथ साथ जिनकी मैनेजमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि जहाँ पे जाज़ेब आलम जो क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, हर लीग के अंदर हम देखते हैं कि जाज़ेब आलम साहब बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हैं। इस सिंध प्रीमियर लीग के भी जो है वो टाइटल स्पॉन्सर हैं, और साथ साथ हैदराबाद बहादुर के CEO और ओनर भी हैं। तो एक बड़ी बैलेंस टीम रखी है। और साथ साथ एजाज जूनियर जैसा कोच जो है वो बैटिंग कंसल्टेंट है, फिर समीउल्लाह न्याजी जैसा कोच जो है वो बॉलिंग कोच है, फिर इसके अलावा हुसैन बख्श खोसो इंटीरियर से डेरा मुराद जमाली के साथ बात और कोच रहे, बलूचिस्तान के साथ
कोच रहे, तो हुसैन बख्श खोसो फील्डिंग कोच रहे, तो एक बड़ी ज़बरदस्त टीम मैनेजमेंट भी है और टीम का जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी है। ज़हीर भाई से बात करते हैं। ज़हीर भाई, आप तो खुद एक बड़ी टीम रन करते हैं और आपने इम्पैक्ट डाला है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। मैनेजमेंट अच्छी होती है तो फिर टीम अच्छा परफॉर्म करती है। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई इसको देखते हुए हैदराबाद बहादुर का क्या आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है सिंध प्रीमियर लीग में? बिल्कुल, मैंने हैदराबाद बहादुर की जो मैनेजमेंट देखी है वो बहुत ज़बरदस्त नाम है उसके अंदर, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है और मैं समझ रहा हूँ कि इस नाम की वजह से जो प्लेयर्स भी जो है उनमें भी एक एनर्जी आएगी और उनको ये बड़ी खुशी होगी कि शोएब मलिक कप्तान, मिसबा कोच हैं, वसीम अकरम साथ हैं, फिर मैंने देखा अली जफर जो है, मेरे ख्याल से अली जफर, जावेद शेख है, हाँ, तो जावेद शेख है इसके अंदर। तो मैं समझ रहा हूँ कि प्लेयर्स को जो है बड़ी मोटिवेशन मिलती है और सबसे बड़ी बात है सिंध प्रीमियर लीग होने से ये फायदा है कि इंटीरियर सिंध के जो लड़के हैं, मिसाल के तौर पे जो अभी आपने देखा पाकिस्तान जो खेले हैं, नोमान अली है, जाहिद महमूद है, काशिफ भट्टी है, फास्ट बॉलर क्या नाम है अपना, धानी है, ठीक है, ये पिक्चर के ऊपर आ गए। लड़काना का फास्ट बॉलर चांडियो, ठीक है, वो भी हैदराबाद बहादुर में है जो बड़ा मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है। देखें, ये वो लड़के हैं जो पिक्चर के ऊपर आ गए, ठीक है। ठीक है, काशिफ भट्टी को या जाहिद महमूद को प्रॉपर चांस नहीं मिल सका, मगर एक बहरहाल पिक्चर के ऊपर आए। तो इसी तरीके से बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो इंटीरियर सीन के अंदर है, जो नजर नहीं आ रहा, जो मैं समझ रहा हूँ कि सिंध प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म से वो टैलेंट नजर आ जाएगा और हमें जो है पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि वहां पर मजीद धानी, मजीद जाहिद महमूद, मजीद नोमान अली, मजीद काशिफ भट्टी हमें नजर आए। मगर एक मुझे लग रहा है कि ये सिंध प्रीमियर लीग जो है पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी एक जगह बना लेगा और जो इनकी मैनेजमेंट है, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ही आउट क्लास है और क्रिकेट को बड़ी सपोर्ट करती है। सीएम हाउस के अंदर जब इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी और मैं वहां गया था, मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर समेत पूरी के पूरी जो है मिनिस्ट्री जो है वहां पे सपोर्ट कर रही थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि क्रिकेट को इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध सपोर्ट कर रही है। तो ये नो डाउट ये समझ लें कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की, ये दुनिया की बेहतरीन लीग हो जाएगी। और नाज़रीन, आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त तस्वीर भी देख रहे होंगे, जब अभी लास्ट वीक जो है वो गवर्नर हाउस में इस्तकबालिया दिया गया, जहां से बालम साहब को आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जहाँ पे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब से अपना मोमेंटो रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा जो ओमान के जो कौंसलेट हैं और जो दीगर कौंसलेट जनरल्स हैं उनके साथ भी वहाँ पे मौजूद हैं और जो सिंध प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट है पाकिस्तान के लेजेंडरी और तारीख साज बैट्समैन जावेद निजात के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। तो बड़े अच्छे स्टैंडर्ड में, बड़े अच्छे जो है वो स्केल के ऊपर ये सिंध प्रीमियर लीग होने जा रही है और हैदराबाद बहादुर का जिस तरह बैलेंस स्क्वाड है, जितने मैंने आपको नाम बताया, यकीनी तौर पर ये नौजवान और जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं ये अच्छा इम्पैक्ट इसमें डाल सकते हैं। एंड हैदराबाद बहादुर और जीटीवी, जहां पे एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि बड़ा बैलेंस स्क्वाड है, वहां पे जीटीवी आपको मालूम है कि जिस तरह जी स्पोर्ट्स है मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है, उसमें आप सब भी स्टेक होल्डर हैं, आप सबका बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बीइंग होस्ट या फैजान मुस्तफा नकी जो हमारे प्रोड्यूसर है, हमारी पूरी मैनेजमेंट है, अगर इनको तराजू के एक पलड़े में रखते हैं, दूसरा आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप लोग हमारे एनालिस्ट होते हैं, गेस्ट होते हैं। किस तरह देखते हैं जीटीवी का साथ होना हैदराबाद बहादुर के? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग मीडिया पार्टनर बेहद ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि जब तक आपकी सोशल अपीयरेंसेस नहीं होती हैं, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से जीटीवी की हमेशा ये बात रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट किया है, नए टैलेंट को प्रमोट किया है और आप यकीनन ये जो इतना अच्छा आप लोगों ने स्टेप लिया है अब कि सिंध में क्रिकेट हो रही है। हमेशा जो हम बात करते हैं कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होती है या वैसे खिलाड़ी आगे नहीं आ पाते हैं, सो अच्छी बात है जो नए नए नाम आप बता रहे हैं, इनमें से बाज़ नाम ऐसे हैं जो मैंने भी पहली दफ़ा सुने हैं। सो अब उनको हम खेलते हुए देखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक। भाई, आप खुद भी नया टैलेंट सामने लेकर आते हैं, जहाजे बालम साहब एंड कंपनी, एक जो इनका सपोर्टिंग स्टाफ है, हुसैन बख्श खोसो को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जो बलूचिस्तान के साथ कोच रहे, उससे पहले शायद उनका इतना नाम, ठीक है पीसीबी के साथ जरूर एसोसिएट थे लेकिन शायद इतना लाइमलाइट पे नहीं आता था, लेकिन हैदराबाद बहादुर के प्लेटफॉर्म से उनका नाम लाइमलाइट में आएगा। फिर और जो सिंध के प्लेयर हैं उनको बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो एक बड़ा अच्छा, एक पंजाब से भी प्लेयर हैं, इस्लामाबाद से भी प्लेयर हैं, सिंध से भी प्लेयर हैं, एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता सजाया हैदराबाद बहादुर है। नो डाउट हैदराबाद बहादुर जिस तरीके से आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुई है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सिंध प्रीमियर लीग में के अंदर जितनी बाकी टीम्स भी हैं, जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वो भी जो है मार्केट इसी तरीके से अपनी टीम की मार्केटिंग करेंगे और जो है स्टेडियम इंशाल्लाह ताला इससे भर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट जो है एक मिसाली टूर्नामेंट होगा और ये ना सिर्फ कराची या पाकिस्तान, ये सिर्फ दुनिया की बेहतरीन लीगों में एक लीग होगी। ऑलराइट, दुनिया की बेहतरीन लीगों में लीग होगी, लेकिन साथ साथ ज़हीर भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं सिंध प्रीमियर लीग के अरबाब इख्तियार से भी कहूँगा कि जहाँ आप इतने सारे लोगों को अपनी मैनेजमेंट का हिस्सा बना रहे हैं, वहाँ कम से कम ज़हीरुल हसन साहब जैसे लोगों को भी ज़रूर याद रखें, क्योंकि इनका सिंध की क्रिकेट के हवाले से बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये तो हमने बात की जनाब सिंध प्रीमियर लीग, हैदराबाद बहादुर और GTV के कोलैबोरेशन के हवाले से।
लेकिन अब हम बात करेंगे बाबर आजम एक दफ़ा फिर ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है और 5 पॉइंट उनसे पीछे हैं शुभमन गिल। उसके बाद क्विंटन डी कॉक भी हैं। तो बाबर आजम की जो है गो की टीम पाकिस्तानी परफॉर्मेंस खराब है, खुद बाबर आजम की परफॉर्मेंस का वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरे दस्त जो है वो बाबर आजम इस वक्त नंबर 1 पर है। लेकिन इस तरह ज़हीर भाई ने कहा कि बाबर आजम का नंबर 1 होना इतना मैटर नहीं करता जितना पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना मैटर करता है। बाबर आजम के साथ क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान की टीम भी इस टूर्नामेंट में कमबैक करे और सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कल खेले जाने वाले मैच को, लेकिन अब पाकिस्तान के कैंप से भी खबरें सामने आ रही हैं और खबरें जनाब ये आ रही हैं कि अब टीम मुत्तहिद होने की बातें कर रही है और आपसी कोई इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। टीम उसको डिनाई कर रही है। बाबर आजम ने भी कहा कि टीम में कोई इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन हम बॉलिंग और फील्डिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं कर रहे हैं। एंड आपको क्या लगता है कि टीम में क्या इख्तिलाफात हैं कि बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सफाई देनी पड़ रही है? देखिए, जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो इस तरह की बातें तो होंगी। अब जब हम कह रहे हैं कि भाई आपने अपने हमेशा बॉलर्स को आगे रख देते हो या आप हमेशा बैटर्स की बात ही नहीं करते हो, तो टीम में भी इस तरह की बातें तो होंगी। जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे सारे आपके साथ होंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें निकालता कौन है? पहले तो ये पता चले कि वो कौन सा ऐसा एजेंट है, मतलब वो कौन सा ऐसा जासूस है जो ये खबरें निकालता है। क्योंकि बड़ी टाइमली खबरें आती हैं यहाँ पे। ज़का अशरफ साहब थे उनके। अच्छा मजे की बात ये जो खबरें आ रही है उनकी तरदीद भी नहीं आती ना। ये तो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना, जो क्रिकेट बोर्ड ने जो हल्की सी एक तरदीद कर दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो हमेशा ही होता है कि जनाब धुआं होता है, आग होती है तो धुआं उठता है ना। देखिए, ये आपने सही बात की है कि तरदीद उसकी नहीं आ रही है। ये उस तरह से नहीं, उस इंटेंसिटी के साथ नहीं आ रही तरदीद, क्योंकि ये आप खुद से अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो ना हमारी। आप क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो? मैं जैसे ज़का अशरफ की अभी बात कर रही थी कि उन पे ये जो कोर्ट है वहाँ पे केस चल रहे हैं उनके ऊपर, जनाब बलोचिस्तान में, लाहौर में, उसकी कोई खबर नहीं आ रही है आपके पास। अभी 4 तारीख को इलेक्शन है, नवंबर में वो होंगे या नहीं होंगे, उसकी कोई खबर नहीं आ रही। ये खबर आ गई है अभी अफगानिस्तान, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से वो मिले थे सीनियर खिलाड़ियों से, तो अब खबर आ गई जनाब कि वो अफगानिस्तान के मैच के बाद सीनियर खिलाड़ियों से मिले हैं। और अब जी इख्तिलाफात की खबरें भी आ गई, एशिया कप के बाद भी आई थी, आपको याद हो तो। अब ये खबरें कौन निकाल रहा है भाई? ये जो देखें, असल में मसला ये है कि जो पीसीबी है ना, मैंने पहले भी कहा था, ये एक सियासी हायरिंग्स होती हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से जो ज़का अशरफ साहब हैं वो जरदारी साहब के दोस्त हैं और वो एक सियासतदान का दोस्त, वो वाकई उसको निभा रहे हैं वो दोस्ती ना। मतलब पता चल रहा है कि वो जिस तरह सियासी वे में ले के चल रहे हैं उसे। सो वो बस अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सारी बातें हो रही हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है जनाब, बड़ा एक्सपीरियंस है ज़का अशरफ साहब को शुगर मिल चलाने का, तो चीज़ों को बड़ा शुगर कोटेड कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से शुगर कोटेड कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब। आपको क्या लगता है कि आप तो मैनेजर भी रहे हैं सिंध की टीम के साथ और ये सारा ड्रेसिंग रूम का माहौल आप सारे देखते हैं, खुशबू क्या आ रही है या स्टिंक क्या आ रही है वहाँ से कि कैंप में चल क्या रहा है? अली भाई देखें, ये बात मानने वाली ही नहीं कि इनमें आपस में इख्तिलाफात हैं। ये फैमिली टीम है पूरी, ठीक है, और ये एक दूसरे के राजदा हैं और ये कभी भी जो है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो है आपस में लड़ जाए इतनी सी बात के ऊपर, क्योंकि ये सब एक दूसरे को पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो ये कहना कि ये खबर निकलना कि ये आपस में इख्तिलाफात हो गए, ये सिर्फ हमारी तवज्जो हटाने के लिए है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तरदीद आई है बिल्कुल ठीक आई है कि कोई इख्तिलाफात नहीं है। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि आपस में इख्तिलाफात हैं। हो ही नहीं सकते इख्तिलाफात, एक दूसरे के राज हैं इनके पास, सब कैसे कर सकते हैं? एक जो मतलब गलतियां कर रहे हैं सब एक दूसरे को पता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और क्या ये आपस में लड़के जो है मार्केट में ये चीज़ लाएंगे? नहीं पॉसिबल है, मैं मानता ही नहीं इस बात को। ठीक है, हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि इख्तिलाफात नहीं है, सिर्फ खबरों को डाइवर्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी एक मैं चैनल देख रहा था, उसमें एक फॉर्मर प्लेयर ने कहा कि इमाद वसीम से बाबर आजम को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या ऐसा जुर्म किया बाबर आजम से माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, यही एक बात है कि किसने कह दिया भाई बाबर आजम से माफ़ी मांगनी चाहिए? और बाबर आजम कौन है? मतलब कैप्टन है ना हमारी टीम के। ठीक है, हारने जो भी कुछ है तनकीद हम कर सकते हैं, लेकिन डिग्रेड या डिसरिस्पेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। अब आप ये बात करो उससे, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि इनडायरेक्टली वो माफ़ी मांगेंगे तो वो टीम में आएंगे, क्योंकि अब आपको पता है बाबर आजम इमाद वसीम से क्यों माफ़ी मांगे? नहीं, इमाद वसीम की खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम की आ रही हैं? बाबर आजम इमाद वसीम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया।
अच्छा, यानी बाबर आजम इमाद वसीम से माफ़ी मांगे नहीं, ये तो गलत बात है। खैर, क्योंकि अब चाहे वो बुरा परफॉर्म कर लें, जो भी कर लें, अल्टीमेटली तो आप एक टीम में खेल रहे हो ना। तो ये माफ़ी तलाफ़ी की बातें, मुझे ऐसा लगता है कि जो सीनियर है ना, नहायत ही गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। आकिब जावेद को देख लें, पहले तो वो हारिस रऊफ की बातें कर रहे होते थे, लाहौर कलंदर का है, पहले वो कह रहे थे कि नसीम शाह को छोड़ो और जमान को लेकर जाओ। अब जब हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो चुप करके बैठे हुए हैं। कहाँ पे हैं भाई? अब आप आए, आप बताएं। शाहीन शाह अफरीदी की वो कैंपेन चलाते रहते हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी नया कैप्टन है, नया कैप्टन है। भाई देखेंगे जो 4 यार है ना, बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब, ये 4 यार अगर कैप्टन बनेंगे तो आपकी टीम में तब्दीली नहीं आएगी। इन चारों से निकलें। आकिब जावेद माशाल्लाह इतने समझदार इंसान है। लीग की बात अलग होती है, टीम की बात अलग है। टीम के लिए सोचे, अगर ये चारों होंगे ना, जैसे कि अभी ज़हीर साहब ने कहा कि दोस्तियां हैं आपस में, तो टीम नहीं चेंज होगी। अगर आप टीम को चेंज करना चाह रहे हैं तो इन चारों के अलावा कैप्टन लेके आए, फिर टीम में आएगी तब्दीली। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो दोस्ती यारी का जो ग्रुप है, जो कल्चर है, अब शान मसूद के साथ मुसलसल इंतजाम मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे होंगे इंतजाम उनके साथ बैठ के? कप्तानी की ऑफर करोगे? कुछ लोग करेंगे फ्यूचर कैप्टन शान मसूद है। हाँ, देखें, आपने इंडिया के अंदर देखा होगा कि वो कभी नाम के ऊपर नहीं जाते, वो प्लेयर के टैलेंट के ऊपर जाते हैं और उसे कप्तान बना देते हैं। शान मसूद के अंदर नो डाउट कैप्टनसी का जो है टैलेंट तो है, मगर अभी तो टीम के अंदर ही वो नहीं आ रहे हैं। टीम के अंदर आएंगे, पहले भी वाइस कप्तान बनाने की उन्होंने कोशिश की गई थी, उनकी जगह नहीं एक मैच के लिए मेरे ख्याल से। देखें, वो पाकिस्तान, आपको एक बात बताएं मुझे कि इस वक्त आपके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक समझ लें कि आपको एक खेलना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा कि आपको कप्तानी के लिए जो है कोई ऐसा एक प्लेयर लेना पड़ेगा जो जिसकी जगह टीम के अंदर बनती हो। तो ये अब सऊद शकील वगैरह ये यंगस्टर्स आपको नहीं लगता कोई ऐसा कंटेंडर? क्या फ्यूचर की अगर आप टीम बना रहे हैं तो सऊद शकील हो गए या और कोई यंगस्टर, उसको आप प्रमोट करें, वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप उसे। ग्रूम करें। देखें, ग्रूम करना होता तो शादाब को वाइस कप्तान ना बना दे, जबकि शादाब की जगह नहीं बन रही थी और बाबर आजम जो है ज़बरदस्ती उनको लेकर गए। ठीक है ना। अब मैं आपको वही तो बात कह रहा हूँ कि सकलेन मुश्ताक स्पिनर हमारे हेड कोच भी रहे, ठीक है, मुश्ताक अहमद हेड कोच है, आज तक उन्होंने कोई स्पिनर ही नहीं निकाला, कोई भी नहीं निकाला। अब अगर हमने किसी को वाइस कप्तान बनाना होता तो फिर शादाब को क्यों इतना? तो ऐसे स्पिनर देख लेंगे, आप देखिएगा कि जिस अभी मुल्तान सुल्तान के साथ सकलैन भी आ गए, पहले मुश्ताक भी रहे, अब आप देखेंगे स्पिनर कैसे निकलेंगे? जो स्पिनर निकलेंगे ना, जो स्पिनर अच्छा बैठा हुआ है उससे तो बाबर, उसको तो अबरार को आपने बाहर बिठाया हुआ है, पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया में फिंगर बॉलर जो है बॉल कर रहे हैं और आपने फिंगर बॉलर को बाहर बिठाया, 15 में उसका नाम नहीं है। खिला दिया, आप देखिए अफगानिस्तान ने यंग लड़के को खिलाया, आपके 3 बैट्समैन को आउट कर दिया, बाबर आजम, रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, तीनों के तीनों आउट, उसे डेब्यू के अंदर आउट किया। उन्होंने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ चांस लिया नहीं लिया? आप चांस ही नहीं ले रहे। एंड ये जो भी बात कर रहे हैं, ये हमारे साथ उस दिन इंडिया के एक जर्नलिस्ट थे जो करंट अफेयर के जर्नलिस्ट हैं, आई थिंक महेश उनका नाम था, उन्होंने कहा कि आपके पास अबरार जैसा प्लेयर मौजूद है, आप नहीं खिला रहे। एक करंट अफेयर का जर्नलिस्ट गैर मुल्क में बैठ के बात कर रहा है, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स के लोग बैठ के बात कर रहे हैं, बाबर आजम, मिकी आर्थर, ब्रैड बर्न को ये बात समझ में नहीं आ रही है। असल में मसला ये है कि अगर आप इन सारों की बातें सुने ना, अभी ज़हीर साहब कह रहे थे कि पता नहीं ये बाबर आजम खुद कर रहा है या पीछे से कहा गया है, तो ये मैनेजमेंट तो अब आई है। बाबर आजम तो जब से कैप्टन बने हैं उनकी अप्रोच तो रही यही है, स्लो खेलना। सो अब अगर आप ये जब इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैच से पहले, सो उन्होंने ये जब उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि भाई आपका जो ओपनिंग का रन रेट इतना आपका स्लो है और छक्के वगैरह नहीं आप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारा खेलने का स्टाइल ये है, बाकी अपने तरीके से खेलते हैं। और आज जो हमारे बैटिंग कोच हैं उन्होंने भी सेम यही कहा है कि हमारा खेलने का हर एक अपना स्टाइल होता है, हमारा ये स्टाइल है। यानी आप देखें सब के सब जो है ना रिजिड हैं, आपके अंदर एटीट्यूड है, आप मुल्क के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। अब अगर आप इब्रार की बात कर लें, सो इब्रार के साथ भी मसला ये है कि प्रेशर के अंदर उन्हें टीम में शामिल किया था, वैसे बाबर उन्हें शामिल नहीं करना चाह रहे थे। आपने प्रेशर में, रिजर्व में तो उन्हें रख लिया, लेकिन आपने अपनी अना का मसला बनाया हुआ। अना के मसले के ऊपर आप पहले इंजर्ड खिलाड़ी लेके गए थे T20 वर्ल्ड कप में, लगा दिया आपने उसे साइड पे। अब इसके अंदर भी यही हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि आप इंडिया इतने अच्छे तरीके से वो टीम को लेके चल रहे हैं, एक वक्त के अंदर 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं भाई, 3 4 उनके ओपनिंग जोड़ी है। क्लासन ने उस दिन कीपिंग की है जी, किसी को कोई मसला नहीं है, क्लासन ने कीपिंग की है, कोई मसला नहीं है किसी को, लेकिन यहाँ पे इतने इश्यूज हैं, आपको इनसिक्योरिटी इश्यूज की उन्होंने बात की। इशू में एक जो इशू मुझे सबसे ज्यादा नजर आता है, इफ्तिखार का क्या मसला लगता है आपको? कि इफ्तिखार मैच्योर बैट्समैन है, अभी वाब रियाज को 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा के गए हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, इससे सबसे ज्यादा डिपेंड उन्हीं भी किया जा सकता है। लेकिन जब भी कभी स्लॉगिंग की जरूरत पड़ती है, कभी शादाब को उनसे ऊपर भेज दिया जाता है, कभी उसामा मीर को भेज दिया जाता है, इफ्तिखार का कॉन्फिडेंस क्या जानबूझ के खराब किया जा रहा है? ये इफ्तिखार पे ट्रस्ट ही नहीं है बाबर आजम को। मेरे ख्याल ट्रस्ट इतना नहीं है, मगर इसके बावजूद आप देखें इफ्तिखार को जहाँ मौका मिलता है और परफॉर्मेंस
अपनी दे देते हैं। इफ्तिखार ने आप देखें अभी भी अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप देखें इंडिया के खिलाफ भी अच्छा स्टार्ट किया, तो ग्लव्स से लग के बॉल चला गया था, बिल्कुल बैट लग रही थी वो बाकी। मगर एक बहरहाल अब पहली बात है आपके कप्तान को यही नहीं पता है कि हमें किस बैट्समैन को कहाँ यूटिलाइज करना है, किस बॉलर को हमने कहाँ यूटिलाइज करना है, किस वक्त हमने स्पिनर लाना है, किस वक्त हमने फास्ट बॉलिंग करानी है। हसन अली जब 4 ओवर अच्छे थे उस वक्त स्पिनर की जगह नहीं बनती थी, उठा के उन्होंने स्पिनर लगा दिया और रन्स बनना शुरू हो गए। इस तरीके से तो नहीं होता ना। आप देखें आपको आप जो है माइंडलेस कप्तान है, आपको पता ही नहीं, आप इतने घबराए हुए एक जगह खड़े हुए ना, बॉलर्स घबराने की वजह क्या है? इतना क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम के पीछे छुपता है, उनकी मर्जी की टीम थी, इंतजाम नाराज हो गए कि भाई टीम में तब्दीली होनी चाहिए, हफीज नाराज होकर छोड़ गए, जका अशरफ उनके साथ लगे हुए हैं, वसीम उनके साथ लगे हुए थे, रमीज राजा उनके साथ लगे हुए थे, नजम शेट्टी उनके साथ लगे थे, चेयरमैन बदलते गए, बाबर आजम वहीं रहे। तो फिर इतना ज्यादा पजल होने की, कंफ्यूज होने की वजह क्या समझ में आती है, जबकि कॉन्फिडेंस 100% ही दिया है। जब उनमें टैलेंट ही नहीं है तो आप कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। स्टेट बैंक की टीम में खेलते थे, वो पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान भी थे, उसके बाद स्टेट बैंक टीम ज्वाइन की, सिल्वर का फाइनल हम खेले, हम नेशनल चैंपियन बने, नेशनल बैंक को हरा के। वो तो कप्तान नहीं थे हमारे, मोहम्मद नवीद कप्तान थे हमारे, मैंने तो नहीं बनाया उनको कप्तान। मुझे तो देखे मसला है कि यहाँ जो रेड बॉल का प्लेयर होता है उसे व्हाइट बॉल खिला दिया जाता है, जो व्हाइट बॉल का प्लेयर होता है उसे रेड बॉल से खिला दिया जाता है। की मिसाल है जाहिद महमूद ने स्टेट बैंक को कई मैच जितवाए व्हाइट बॉल के ऊपर, और मैं हैरान था इसको कि उसे रेड बॉल के ऊपर टेस्ट क्रिकेटर बना दिया। ठीक है, अब वो टेस्ट क्रिकेटर जब बना नहीं, जब उसने रेड बॉल पे अच्छी बॉलिंग शुरू की, इस दफा ट्रॉफी में जाहिद महमूद आउट क्लास गेंदें की हैं, तो अब उसे जो है पता नहीं कि अच्छा सिर्फ जानते हैं अगर वाइंड अप ही मुझे करना है, लेकिन जो कि आप बड़ा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम करता है उसको जी स्पोर्ट्स और जीटीवी हमेशा प्रमोट भी करता है, सपोर्ट भी करता है। स्टेट बैंक की इस वक्त टीम की क्या सूरत है हाल है, अगर आप बताना चाहें तो? जी अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह ताला बड़े नाम नजर आएंगे इंशाल्लाह। देखें स्टेट बैंक बड़े नाम के ऊपर नहीं जाता, स्टेट बैंक बड़े नाम पैदा करता है। जबरदस्त बात की है, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। स्टेट बैंक और जीटीवी की भी पॉलिसी है कि जीटीवी भी जो है वो अपनी प्रोडक्ट खुद बनाता है, और उसमें से एक हमारे साथ मौजूद है एनु ज़हरा, एक हमारे साथ घर पे बैठे हुए इस वक्त देख रहे होंगे, जो इस वक्त भी शायद घर पे बैठ के चीख रहे चिल्ला रहे होंगे, कमर रजा इफ़ी साहब। तो अपनी प्रोडक्ट हमने खुद जो है वो हम भी स्टैब्लिश करते हैं, ज़ेर भाई भी उनमें से एक ही हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन कल आपके साथ यहाँ पे हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शेंगे आपके लिए लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब कल हमारे साथ मौजूद होंगे। हमें भी कल तक का इंतजार है, और यकीनन आपको भी मोहसिन भाई की खूबसूरत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का इंतजार होगा। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।